राइट? हाँ जी। एंड बिफोर आई जस्ट कंटिन्यू, आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, देन फिर हम एक बार क्लास भी कंटिन्यू कर लेते हैं अभी, ठीक है? श्रृंखला जी बताइए थोड़ा सा। मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मुझे 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, वेरी गुड। मेरी स्किल्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इस तरह की मेरी स्किल सेट है। और अभी कुछ मंथ से मेरी जॉब नहीं है, तो और फिर मैंने जॉब सर्च किया है, तो फिर मुझे ये स्विच करना है, मतलब प्रोफाइल ना, तो मैं डेटा एनालिस्ट का आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो फ्रंट एंड डेवलपर से डायरेक्ट आप डेटा एनालिस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, आप इसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं अभी फिर? एक्चुअली आगे जब AI अब आगे आगे है, तो इसका आगे मतलब मुझे नहीं लग रहा है, मतलब कोई See, the कॉल्स thing भी is नहीं ना आती, कि, अभी okay, मार्केट बहुत see, डाउन है प्रोफाइल के लिए। नहीं श्रृंखला, द थिंग इज दैट ना कि द बिजनेसमैन कैन नॉट यूज लाइक एआई टूल फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। वो कोई डेवलपर ही यूज करेगा, यू नो दैट भाई। इफ इफ आई हैव अ चंक ऑफ मनी, अगर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, सो डू यू रियली थिंक कि मैं क्लाउड एआई पर जा करके या मैं ब्लैक बॉक्स पे जा करके मैं खुद फ्रंट एंड का कोड लिख करके मैं वेबसाइट डिप्लॉय कर दूंगा, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा? क्या बिजनेसमैन या कोई भी जो जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है वो तो नहीं कर नहीं, आप पाएगा ना? हाँ नहीं, ऐसे हाँ नहीं है कि मैन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट हाँ, अब इसकी जो बहुत कम हो गई है, इसका मतलब आगे एग्री एग्री, राइट। वो अफेक्ट होगा, राइट। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ क्रिएट भी करती है, कुछ डिस्टर्ब भी करती है, ठीक है? बट आई विल सजेस्ट कि उसको वेस्ट मत करो, पैरेलली आप प्लान करो साइड से। अदरवाइज अभी 2-3 महीना जो भी आपका लगेगा सीखने में, तो वो आप पैरेलली जॉब भी अप्लाई करते रहेंगे फ्रंट एंड डेवलपर का, और थोड़ा सा हाँ बैक जी, एंड का भी आइडिया ले लेंगे, सो यू कैन प्रोबेबली प्लान फॉर फुल स्टैक एज वेल। एंड आई एम या श्योर कि आपने पिछले 6 साल में बैक एंड भी थोड़ा बहुत किया ही होगा, कंप्लीटली या हाँ, फ्रंट एंड? PHP की बेसिक नॉलेज है, ऐसा नहीं है। मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में काम करती थी, ई कॉमर्स बट वेबसाइट पे आपने काम किया है, राइट? वेरी गुड। हाँ, ठीक है, लारावेल फ्रेमवर्क पे काम किया होगा आपने, कोडिंग नीटर पे? मैजेंटो, शॉपिफाई, हम्म, ओपन प्रेस, इनमें ओके किया है। ओके, हाँ, गुड इनफ। सो द थिंग इज कि अभी जो हम डेटा एनालिस्ट में क्या है ना, इसमें उतनी ज्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट आपने फ्रंट एंड किया हुआ है, सो आई एम श्योर कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती होगी, एंड बिकॉज आपको जेएस अच्छे से आता होगा, सो आपके लिए पाइथन सीखना उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, राइट? बिकॉज जावास्क्रिप्ट आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? इसमें भी यस, मॉड्यूल्स होता है, उसमें भी मॉड्यूल्स होता है, राइट? हाँ जी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ठीक है। अभी वी नो दैट कि एज अ डेटा एनालिस्ट, एंड द थिंग इज दैट कि भाई डेटा एनालिस्ट का फील्ड इज बूमिंग बिकॉज इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड, एंड एआई फील्ड में एंट्री लेने का तरीका ही यही है, या तो आप डायरेक्ट कोडिंग को अच्छे से सीख करके मशीन लर्निंग के थ्रू निकल जाओ, या फिर अगर बिल्कुल स्क्रैच से कुछ नहीं आता है तो आप एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, आप पाइथन को यूज करके आप बेसिक डेटा एनालिसिस का यहाँ पर वर्क करके आप मशीन लर्निंग का प्लान कर सकते हैं, ओके? सो इफ जी, यू हाँ वांट टू जी, बी अ बेसिक डेटा एनालिस्ट, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट दो चीजों के बेस पे आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ लाइक विदाउट कोडिंग स्किल। तो अगर आप विदाउट कोडिंग स्किल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका विद मैंने लिख दिया यहाँ पर विदाउट कोडिंग स्किल में। बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को तो बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में डीए का, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था, विदाउट कोडिंग स्किल में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर? एक्सेल आ जाता है, आपका पावर बीआई आ जाता है। बट अगर आप एडवांस में जाएंगे तो आपको पता है पावर बीआई में भी आपका डेक्स आ जाता है, विच इज ऑल्सो सेटअप, आपका कोडिंग हो जाता है, ठीक है? और अगर हम सीक्वल की भी बात करें, सो आई कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई कि सीक्वल कोडिंग नहीं है। सीक्वल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डेटाबेस के लिए यूज होता है। सो विदाउट कोडिंग में मैं सीक्वल नहीं लिख सकता, सीक्वल एक मेरा कोडिंग का पार्ट हो जाता है। तो विदाउट कोडिंग बचता क्या है मेरे पास? फिर विदाउट कोडिंग बस मेरे पे एक्सेल और पावर भी यही बचता है, ठीक है? और एक्सेल में भी एडवांस में जाओगे तो वीबी आ जाता है, कोडिंग आ जाता है, जो कि नहीं सीखना है। बट पावर बीआई में डेक्स तो आना चाहिए ना। सो आई कैन से कि एक फ्रेशर लेवल पर आप विदाउट कोडिंग सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर आपको टॉप डोमेन लेवल पर, कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पर आपको काम करना है, थोड़ा बहुत आपको कोडिंग आना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप विद कोडिंग प्लान करते हैं, देन आपके लिए अच्छा रास्ता डेटा एनालिस्ट का ओपन होता है। विदाउट कोडिंग में फिर वही आप अपने कम्युनिकेशन पे खेलो। फिर आपको इंग्लिश इतना राइट, स्ट्रांग होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया करते हो, आप सामने टास्क कितना अच्छे से डेलीगेट करते हो कि आपको कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है,
है ना। लेकिन अगर हम विद कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन आ जाता है, सीक्वल आ जाता है हमारे पास, और भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास आ जाते हैं। एंड पाइथन के थ्रू अगर कोई डेटा एनालिसिस करता है तो उसे 4 मॉड्यूल्स पर काम करना होता है, हमने सीखा था। श्रृंखला जी आपने नाम सुना होगा इसका, राइट? हाँ जी बिल्कुल, है ना। नम्पी हो गया हमारे पास, यहाँ पर आपका जो है वो पांडास हो जाता है हमारे पास, मैटप्लॉटलिब हो जाता है हमारे पास, एंड हमारे पास सीबॉन हो जाता है। एंड सीबॉन इज जस्ट लाइक कि आपका मैटप्लॉटलिब से थोड़ा सा एडवांस विजुअल लाइब्रेरी है, और यहीं पर ये फील्ड एंड नहीं होता, इसके बाद ये फील्ड आपका कंटिन्यू हो जाता है मशीन लर्निंग की तरफ, एमएल की तरफ। और एमएल को सीखने के लिए एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। बिकॉज श्रृंखला जी ये एक रनिंग क्लास है, तो रनिंग क्लास में अभी तक हमने ना ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट। एक्सेल हो चुका है, सीक्वल हो चुका है, पावर बीआई हो चुका है, हमारा डेक्स उसमें चल ही रहा है, एंड नम्पी भी हमारा हो चुका है। अभी आज जो हमारा फ्रेश स्टार्ट हुआ वो हमारा पांडास स्टार्ट हुआ है। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज पांडास and how to use this panda for as a data analysis if you want to pursue this data analysis in just set of coding touch, तब आप पांडास का कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इन बाकी टूल्स का क्या यूज होता है, अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डेड क्लास होगी जिसमें मैंने बाकी टूल्स का बता रखा है, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं राहुल सर से, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अभी हम पांडा से कंटिन्यू करें, बताइए हाँ, बाकी। कर सकते हैं। ये जो कोर्स है इसमें AWS नहीं पढ़ाएंगे। AWS इज लाइक कि अभी के टाइम में ना क्लाउड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, क्लाउड ना आप हर फील्ड में रिक्वायर्ड है, डीए के फील्ड में भी रिक्वायर्ड है, डीएस के फील्ड में भी रिक्वायर्ड है, डीई की फील्ड में भी रिक्वायर्ड है, और डेवलपमेंट के फील्ड में भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं डीए के फील्ड में मैं AWS का आपको आइडिया जरूर दे सकता हूं, बट कोर इंप्लीमेंटेशन जो है उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि AWS फिर आपका कंप्लीटली अलग हो जाएगा। उसमें क्लाउड डिप्लॉयमेंट में एमएल मॉडल अगर आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राइट। आप एक बार काउंसलर से उससे रिलेटेड एक बार बात कर लें, राइट। आइडिया ऑफ कोर्स में जरूर दे सकता हूं आपको कि क्लाउड पे कैसे हमारा वर्क होता है, क्लाउड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है। ओके, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। The most important module for data analysis is pandas, जब आप पाइथन के थ्रू यहाँ पर डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। pandas का मतलब हमने पहले ही पढ़ा हुआ, इट्स पैनल डेटा फ्रेम। पैनल डेटा फ्रेम मीन्स एक यहाँ पर पैनल यानी एक डेटा फ्रेम, एक टेबुलर डेटा को डीएफ के फ्रेम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। pandas मॉड्यूल को मंगाने के लिए, बिकॉज पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप नॉर्मली यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंपोर्ट pandas एज पीडीए एलियासिंग के बेस पे कॉल करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पर आपका डन, बिकॉज हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल डू कि उस मॉड्यूल का क्या भाई, बस वर्जन क्या है वो चेक करना। वर्जन क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी में प्रॉपर लेवल पे काम करते हैं तो आपका वर्जन कन्फ्लिक्ट बहुत आता है। जब आप क्लाउड की बात करते हैं, जहां पर हम डॉकर्स, कंटेनर्स, उन सब की क्यूबरनेट्स की बात करते हैं, तो उधर ना हल्का सा भी वर्जन मिसमैच हमारे कोड को क्रैश करवा सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा इशू है, इसीलिए आप किस वर्जन पे कोड लिख रहे हैं उसी वर्जन के कोड को आप डिप्लॉय कराते हैं, या उसी वर्जन के कोड को आप रीअपग्रेड करा करके नया कोड आप रीराइट करते हैं इधर, ठीक है। तो pd.version वर्जन 2.2.2 मेजर, माइनर और माइक्रो वर्जन, ये तीनों हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पांडास का यूज हमारा मेन क्या है कि एक्सेल को रेप्लिकेट करना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोडिंग। एक्सेल तो एक हमारा टूल है, टूल पे हम क्लिक करके काम करते हैं, बट ये क्योंकि कोड है तो कोड पे हम क्लिक कुछ नहीं करेंगे, सारा काम क्वेरीज लिख करके होगा, सारा काम फंक्शंस का यूज करके होगा, ठीक है। तो पांडास एक्चुअली बना क्यों है और पांडास की रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि जब भी बात यहाँ डेटा एनालिसिस की आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में? कि डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना। वर्किंग लाइक अ डेटा एनालिस्ट इज जस्ट सेम एज लाइक अ शेफ। एक शेफ का क्या काम होता है? रॉ फूड को, रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट ईटेबल, फिनिश्ड आपका डिश में कन्वर्ट करना, यही काम होता है। क्या वो सीधा जंगल से आलू ला करके सीधा क्लाइंट को सर्व कर देगा क्या? नहीं, उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और डेटा ट्रांसफॉर्म के अंदर में आपका अगर कोई मिसिंग वैल्यूज है उसको क्या करना है भाई? क्लीन करना। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है उन्हें क्या करना? हटा देना, ठीक है। अगर कोई मेरे पास एरर्स है उन्हें यहां से क्या कर देना? रिमूव कर देना। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई गलत वैल्यूज है, टाइपो आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस कराना पड़ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें एक ही डेटा का दूसरे डेटा पे कॉपी बनाना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ में क्या करना रहता है?
मर्ज करना रहता है, कभी कभार हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, कभी कभार हमें एक टेबल को दूसरे टेबल से क्या करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। मतलब एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल क्या कर लो, अपेंड कर लो। मेरे पे जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा और मार्च का डेटा, तीनों को क्या कर लो, जनवरी के नीचे क्या अपेंड कर दो, फरवरी, पावर में हमें सीखा है ना, और फरवरी के नीचे क्या अपेंड करवा दो, यहाँ पर मार्च को अपेंड करवा दो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम एक्सेल में टूल का यूज करके कर सकते हैं, बट हम एक्सेल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट कि एक्सेल का क्या है, एक अपना लिमिट है, एंड दैट लिमिट इज, बताओ भाई, हाँ 10 lakhs ऑफ रोज, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, अप टू 1 million। उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा डेटा हैंग होगा। आपका एक्सेल काम तो करेगा, बट कंट्रोल एस करोगे आधा घंटा टाइम ले लेगा सेव होने में, ओपन करोगे आधा घंटा टाइम ले लेगा ओपन करने में, तो आपका ऑटोमेशन कहाँ हुआ फिर। तो अगर आप डेटा क्लीनिंग में ऑटोमेशन चाहते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ऑटोमेशन चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर कोई टूल नहीं, कोई कोडिंग को यूज करेंगे। और कोडिंग कोई भी यूज कर सकते थे, आप ये काम C++ में कर सकते थे, सी में कर सकते थे, जावा में कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट में कर सकते थे, आपका जिसका मन कर रहा उसमें कर सकते थे। बट डेवलपर्स ने ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया, पाइथन को दिया। ये पहले सारा काम आर लैंग्वेज के थ्रू किया जाता था, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस पहले आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होता था। बट अब ज्यादातर, हाँ, इसके इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। कितने लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, मैंने पहले आपको बता रखा है। पाइथन जाना जाता है किसके लिए, लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के लिए। पाइथन में 6.5 लाख से ज्यादा लाइब्रेरीज, आप कितने लाइब्रेरी पे काम कर लोगे, एंड पांडास इज वन ऑफ देम। 6.5 लाख में से बस एक है ये पांडास। ऐसे कितने सारे लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर हमारे पास, राइट। तो क्योंकि लिमिटेड डेटा से हमें कोडिंग पर आना था, इसलिए हमने यहाँ पर पांडास का, ये पाइथन का पांडास मॉड्यूल को यहाँ पर हमने कॉल किया। कोई डाउट, मेन पर्पस क्या है, डेटा पे वर्क करना। तो श्रृंखला जी, डेटा पे वर्क करने को ना एक यहाँ टेक्निक का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड डेटा मंजिंग। क्या नाम दिया गया गाइस, नाम सुना आपने डेटा मंजिंग कभी? चलो, आप लोगों ने बचपन में मंजा सुना है? मंजा जब उलझ जाता था, हम सब नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो क्या करते थे, मंजे को क्या करते थे भाई, मंजिंग नहीं, सुलझाते थे। सुलझाने मतलब क्या होता था कि वो उलझ गया है और उसको सुलझा करके वापस मंजा ठीक किया जाता था, और फिर उससे पतंग उड़ाई जाती थी। तो ये मैं जस्ट याद करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, मंजा और मंजिंग सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डेटा मंजिंग का मतलब है, डेटा मंजिंग हो गया, डेटा रैंगलिंग हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट को रिफर करते हैं यहाँ पर। ये क्लियर है ना, क्या क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर मैंने, डेटा मंजिंग वर्सेस डेटा रैंगलिंग वर्सेस डेटा, श्रृंखला जी क्लियर है। ये सारा काम हमें करना होता है आपका किसमें, डेटा एनालिस्ट के बेसिस पे। इन शॉर्ट, मेन काम होता है कि आपको डेटा को क्लीन करना है, इतना क्लीन करना है कि आप उसे यूजेबल फॉर्मेट में ले आए, क्योंकि वो अनयूजेबल फॉर्मेट में होता है, राइट। और अनयूजेबल फॉर्मेट से जब आप यूजेबल फॉर्मेट में ले आएंगे, तभी आप उस पर एनालिसिस कर पाएंगे, यस या नो। और यूजेबल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपका करेक्ट फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। आपने लेगोस देखा हुआ, लेगोस किसे बोलते हैं, लेगोस आपने देखा हुआ है ये वाले, अरे देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप ये एग्जांपल समझ गए तो आप डेटा एनालिस्ट समझ गए। पढ़िए, ऐसे डेटा पड़ा रहता है सबसे पहले, इसका मतलब आपको नहीं पता कौन सा क्या डेटा। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आकर के डेटा दे दिया, भैया हमें इस पे एनालिसिस चाहिए। क्लाइंट को कुछ नहीं पता होता, कभी वो एक्सेल में कुछ डेटा रख देता है, कुछ आपको नोटपैड में डेटा दे देगा। आपका काम होगा उन सबको जोड़ जाड़ के क्या करना, पहले डेटा रेडी करना। डेटा रेडी किया, डेटा रेडी का मतलब क्या, मैं यहाँ पर श्रृंखला जी कह सकता हूँ सेपरेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर डेटा बाइफर्केशन कर रहे हैं, अलग अलग डेटा को ब्रेक किया जा रहा है ना, डेटा प्रिपरेशन। उसके बाद क्या किया गया, डेटा को विजुलाइज किया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लाइंट के लिए विजुलाइजेशन नहीं है ये, अपने लिए है। एक होता है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइजेशन, और एक होता है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइजेशन। प्रेजेंटेशन, जैसे डॉक्टर आपका एक्सरे चेक करता है, तो क्या वो डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सरे चेक कर रहा है या अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है ना, उसका उसे रिपोर्ट थोड़ा दिखाना है कंपनी को। तो वो विजुअलाइजेशन उसके लिए एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विजुअलाइजेशन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, प्रेजेंटेशन नहीं। प्रेजेंटेशन वाला डैशबोर्ड हो जाता है फिर, जो पावर बीआई में हम लोग बनाते हैं। विजुअलाइजेशन के बाद उसका क्या किया गया, एनालिसिस किया गया। और एनालिसिस के बाद एट द एंड क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है। आप मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं और अपनी स्टोरी को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक अच्छे ग्रेट स्टोरी टेलर नहीं है, आप एक अच्छा डेटा एनालिस्ट तो बन सकते हैं, बट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फिर आपका प्रेजेंटेशन कोई और ले जाएगा, मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट कोई
और ले जाएगा कंपनी में। मैनेजर को आप रिपोर्ट बना के दोगे, प्रेजेंट कौन करके आ जाएगा? मैनेजर, बट बैकएंड का सारा मेहनत आपका रह जाएगा। वही अगर आप प्रेजेंट भी कर पा रहे हो तो प्रेजेंटेशन का काम भी किस पे हो जाएगा? फिर आप पे हो जाएगा। और एक्चुअल फिर मैनेजमेंट में एंट्री आपकी हो पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट में ज्यादातर काम स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इनसाइट्स, फाइंडिंग आउटकम्स, हिडन एनालिसिस, इन्हीं सब पे होता है। श्रृंखला जी यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? सो जस्ट लाइक अ लेगो बिल्डिंग, यहाँ पर ये जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड आपका डेटा एनालिसिस। ये अगर आप डायग्राम समझ गए तो दैट इज आपका डेटा एनालिसिस, आपको क्लीन हो गया। डेटा सॉर्टेड, अरेंज, प्रेजेंटली एक्सप्लेन विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी, यहाँ पर आपने प्रेजेंट कर लिया। यही काम करने के लिए हम यहाँ पर आज यूज कर रहे हैं पांडास को। तो डेटा क्लीनिंग किसमें करेंगे? पहले किसमें किया था? एक्सेल में। डेटा रैंगलिंग किसमें करेंगे? पांडास में। डेटा मंजिंग किसमें करेंगे? पांडास में। यही सब किसमें किया था अभी तक हमने? एक्सेल में और सीक्वल में किया था। इन्हीं सब के लिए हमें, क्योंकि पाइथन अकेला कैपेबल नहीं है, तो पाइथन में एक मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर दिया गया। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है भाई? अब्बास, अगर मुझे मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो 150-200 तक ही जा पाती है, मुझे उसकी स्पीड 300 बढ़ानी है, तो इंजन चेंज करूं या टर्बो बूस्टर लगा लूं? क्यों? टर्बो बूस्टर क्या करेगा? वो एक बूस्टर का काम करेगा ना, एक मॉड्यूल है वो, और वो मॉड्यूल हटाया भी जा सकता है मॉड्यूल, लेकिन मेन चीज चेंज नहीं हो रही है। मेन चीज क्या? गाड़ी, यानी पाइथन। तो ये पाइथन का एक मॉड्यूल है जो डेटा क्लीनिंग के लिए काम करेगा। पाइथन का एक मॉड्यूल है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, दैट इज डीजेंगो, जिसे शॉर्ट में जेंगो मॉड्यूल बोलते हैं, राइट? उसका काम है वेब डेवलपमेंट करना। पाइथन का मॉड्यूल फ्लास्क, जिसका क्या काम होगा? ज्ञान, आपका एप्लीकेशंस बनाना, वेब डेवलपमेंट के एप्लीकेशन, वेब एप्स बनाना, फास्ट एपीआई, वेब एप्स बनाना, स्ट्रीमलीड, वेब एप्स बनाना। तो ये सारे मॉड्यूल्स है, और मॉड्यूल से मिलाकर के आप एक फिक्स्ड आउटपुट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो पांडास हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, तो डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डेटा। और डेटा कहां से मंगाए? रॉ डेटा कहां से मंगाए? तो पाइथन कहता है पांडास में कि आप 30+ पॉपुलर सोर्सेज से आप क्या कर सकते हैं गाइस? रॉ डेटा मंगा सकते हैं। और मंगाने के बाद क्या कर सकते हैं उस पर? वही ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग, मंजिंग, रैंगलिंग, ये जो भी वर्ड आपको याद आने सब ध्यान रखना, एनालिसिस करके प्रेजेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए वही काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा मंगाते हैं। पहले डेटा मंगाते हैं, फिर एक डेटा बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो पीडी जो हमने यहाँ पर पांडास को किस नाम से इंपोर्ट किया था? पीडी के नाम से। पीडी के अंदर अगर मुझे कुछ भी रीड करना है तो यहाँ पर मैं रीड लिखूंगा, और रीड के देखिए मेरे पास क्या आ रहे हैं? अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं। रीड क्लिपबोर्ड आ रहा है, रीड सीएसबी आ रहा है, रीड एक्सेल आ रहा है, रीड फेदर आ रहा है। कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? ठीक है, ओके, बाय बाय। यहाँ पर पीडी रीड सीएसबी आ रहा है हमारे पास, राइट? यहाँ पर हमारे पास रीड एचटीएमएल आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर हमारे पास? ठीक है। यहाँ पर जेसन आ रहा है हमारे पास, पार्के फाइल आ रहा है, पिकल आ रहा है, SAS आ रहा है, SQL आ रहा है, SQL टेबल आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। सबसे ज्यादा हम यहाँ पर किस पे काम करेंगे? सीक्वल, एक्सेल और सीएसवी पे। सीक्वल, एक्सेल और सीएसवी। जेसन पे भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, पार्केट फाइल या पिकल फाइल पे भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम एक्सेल पर गए, और एक्सेल के फाइल को मुझे रीड करना है, तो फाइल होनी चाहिए मेरे पास, तो एक फाइल यहाँ पर मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड पर गया, आपको अपलोड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सैंपल सुपरस्टोर के डेटा को यहाँ पर हमने अपलोड किया, ओके किया। क्या बात हो रही है भाई? हाँ, यहाँ पर इस पे ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक किया, कॉपी पाथ पर गए, और यहाँ पर रियल भाई हमने पाथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ट्रिपल कोट्स में हमने पाथ करा दिया से। ये क्या है हमारा सारा फाइल का पाथ। ज्ञान क्लियर है? इस पाथ पे रख के फाइल को हमें क्या करना है? रीड करना है। रीड कौन से फॉर्मेट में? एक्सेल की फाइल है ना, तो इसे एक्सेल फॉर्मेट में, और क्या पास करा देना है? पाथ को पास करा देना है। ये बदले में एक टेबल रिटर्न करेगा। एकांश क्लियर है? इस टेबल को यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट नहीं, यहाँ पर डेटा फ्रेम पे प्रिंट कमांड नहीं दिया जाता, डायरेक्ट रन किया जाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, और कुछ जानी पहचानी चीज आ गई यहाँ पर। देखिए इधर ऑनलाइन स्टूडेंट आई कि नहीं है भाई? इधर अवनीश, राहुल, रियल तो इधर ही है। अभिषेक बताओ भाई, कोई डाउट इसमें? नो? तो यहाँ पर ये जो हमारे पास टेबल बन के आया, एक्चुअली हम इसे टेबल नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं? डाटा फ्रेम बोलते हैं।
तो यहाँ पर एकांश, यहाँ पर आप टेबल नहीं लिखेंगे, टेबल की वजह हम इसे क्या ये रिलेट करते हैं, डेटा फ्रेम का मतलब शॉर्ट में डीएफ। अब ध्यान से देखना गाइस, पांडास का हमारा काम है डेटा को एक्सप्लोर करना, तो डेटा को एक्सप्लोर करने के एक टेक्निक को नाम दिया गया, और उसको भाई बातें नहीं अंकित, उस टेक्निक को शॉर्ट में बोला गया क्या, ईडीए। क्या बोला गया, ईडीए का मतलब होता है यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, और वही हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। हमारे डेटा फ्रेम का क्या नाम है, डीएफ, और यहाँ पर हम सारे काम स्टेप्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेप 1 है ईडीए। तो स्टेप 1.1 डेटा फ्रेम है मेरा। डेटा फ्रेम का मैंने कहा एक काम करो, इसके ना कुछ मुझे ऊपर के वैल्यूज दिखा दो। जैसे ये टेबल है ना बहुत बड़ा, ये टेबल है, या एक काम करो ऊपर के वैल्यूज नहीं, सबसे पहले बताओ इसमें कॉलम कितने और इसके रोज कितने। तो कॉलम और रोज के लिए हमने नंपी में क्या सीखा था, शेप। तो यहाँ पर डीएफ डॉट हम क्या लिखेंगे, ये हमें क्या बता देगा, इतने रोज और इतने कॉलम। तो इसको यहाँ पर करा लेंगे अनपैकिंग, आर क्रॉस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉल। तो रो वाले में रो की वैल्यू आ जाएगी, कॉल वाले में कॉल की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर प्रिंट कमांड दे करके ऐसे लिख देंगे ट्रिपल कोट्स में, एंटर लगा करके, दिस डेटा सेट कंटेन्स आपका कितना रोज, रो की वैल्यू यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में किससे मिल जाएगी, रो से मिल जाएगी, और कॉलम की वैल्यू किससे मिल जाएगी भाई, यहाँ पर कॉल से मिल जाएगी। ये रन करेंगे, आया कि नहीं आया, कितने रोज है भाई एकांश, कॉलम कितने हैं, पहला स्टेप, स्टेप 1.1, ठीक है। स्टेप 1.2 हमें ये पता लग गया कितने रोज और कितने कॉलम है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास उन कॉलम्स का नाम क्या है। तो दूसरा स्टेप यहां पर हमने लिख दिया, चेक कॉलम नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर डीएफ डॉट किसी भी कॉलम नेम को चेक करना है, तो यहाँ पर डीएफ डॉट क्या लिख देंगे, कॉलम्स। तो ये अपने आप पूरा लिस्ट बता देता है। यहाँ पर आ रहे हैं ना सारे कॉलम के नेम, क्या आ रहे हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी, सारी चीजें आ रही हैं। कितने कॉलम है कैसे पता लगेगा, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये 21 कॉलम्स है, ये तो लिखा होता है ना हमने, सही बात है भाई, ठीक है, डीएफ के कॉलम्स, कोई डाउट इसमें, नो। तीसरा स्टेप 1.3, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे डेटा दिखता कैसा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर रन करते हैं भाई एकांश डीएफ का हेड। हेड का मतलब है स्टार्टिंग के 5 डेटा दिखा दो। कितने डेटा दिखा दो, 5, और इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे तो ये 5 डेटा दिखाएगा। देखो स्टार्टिंग के क्या डेटा दिखा रहा है, बस सैंपल है, स्टार्टिंग के 5 सैंपल है। और इसको ऐसा नहीं कि कोड को रन करके छोड़ देना होता है, इसको देखना होता है कि अच्छा ये रो आईडी है, ये ऑर्डर आईडी है, ये क्या डेट है, शिप डेट है, मोड है, सिटी है, फिर डॉट 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 क्या है, मतलब यहाँ बीच में कोई कॉलम मिसिंग नहीं, कोई कॉलम होगा जो दिखाया नहीं है, पोस्टल कोड है, रीजन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारी चीजें आ रही है ना। अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें सारे कॉलम दिखाएं, ये बात क्लियर है। तो उसके लिए एक आपको कोड रन करना पड़ेगा। हाँ आ रहे, इसमें 10 रोज दिखाएगा गाइस। इसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आता है पीडी डॉट सेट ऑप्शन। क्या आता है, पीडी डॉट सेट ऑप्शन। और इसके अंदर आप मिनिमम रोज और मैक्सिमम रोज की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई एकांश, कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम रोज और मैक्सिमम रोज की वैल्यू। यहाँ नीचे आओ, यहाँ पर ये लिखा है ना डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम कॉलम, कितना लिखा है, 4। हमारे पास यहाँ पर कितना है, कितना है, 21। इसको यहाँ पर हमने बोला कितना, 21, या 21 ना बोल करके क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 21 तो गलत बात है, कल को 22 हो गया तो क्या 22 लिखेंगे, नहीं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना मेरा कॉलम है डीएफ के कॉलम्स, उसका क्या निकाल लो, लेंथ, और लेंथ कितना है, तो अपने आप क्या लेगा, कल को 18 होगा तो क्या ले लेगा, 18। इस कोड को यहाँ पर रन किया, इसको रन करके कुछ होगा नहीं, बट इसको रन करके एक चीज होगा
कि अब जब मैं ये डीएफ हेड रन करूंगा, यहाँ जो डॉट 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 आ रहा था, अब वो डॉट 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 नहीं आएगा, और अब आपके सामने पूरा कॉलम आ जाएगा। सिटी, सिटी के बाद क्या आ रहा था ये, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेट, अगला क्या है, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये वो कहानी, सारी चीजें यहाँ पर है। सही है। क्यों छुपा के रखता है वो, क्योंकि अगर कल को 400 कॉलम हुए तो सारा लोड किस पे पड़ जाएगा, आपके जुपिटर पाइथन पे पड़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये कंट्रोल आप करोगे। ये बात क्लियर है ना, अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, गुड। गाइस, रियल ने पूछा था कि अगर हम यहाँ पर स्टेप 1.4 में अगर हम डीएफ के हेड में अगर हम 10 लिख दे तो क्या होगा। चलो मैं 10 नहीं, मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। अब 10 का आंसर आप बताएंगे। 2 लिखने पर क्या आ रहा है, 2 रोज आ रही है, तो 10 लिखने पर क्या होगा, 10 रोज आएगा। ठीक है, और नहीं लिखने पर 5। वेरी गुड। तो जैसे हेड का डेटा है, ऐसे ही टेल डेटा होता है। टेल क्या बताता है, बॉटम के 5 रोज। तो हमारे पास कितने रोज है टोटल डेटा फ्रेम में, 9994, 9000, ऑलमोस्ट 10,000 है। तो यहां पर हमने क्या बोला भाई, स्टेप 1.5 डीएफ डॉट, हमने क्या बोला भाई ज्ञान, टेल। टेल क्या करेगा, बॉटम का डेटा। नहीं बताएंगे तो कितना बताएगा, 5 डेटा देगा। इसको देखने का पर्पस क्या होता है, इसको देखने का पर्पस होता है कहीं मेरे डेटा में कुछ है तो नहीं, कहीं एरर वेरर तो नहीं है, यहाँ पर कहीं नैन वैन तो नहीं है, कहीं नल वल तो नहीं है, ये देखने का पर्पस होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। हमने हेड देख लिया, टेल देख लिया, बट बीच के डेटा कहाँ गए मेरे भाई, हेड और टेल बीच का भी तो डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पर अगला स्टेप 1.6, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि सैंपल चेक करना। क्या चेक करना, तो सैंपल चेक करने के लिए यहाँ पे कोड फंक्शन लिखते हैं। देखिए, पाइथन सीखने में और पांडा सीखने में क्या डिफरेंस है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और पांडा मॉड्यूल है, और मॉड्यूल में बस आप फंक्शन के थ्रू काम करते हैं। हेड लिखा ये आ गया, टेल लिखा वो आ गया, सैंपल लिखा ये आ गया। क्या भाई क्यों हंस रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो या मूवी देख रहे हो, प्रोजेक्ट में तो ऐसी बात बोली नहीं होगी जो हंसी आ गई है। करो भाई, टाइम यूटिलाइज करो। और सैंपल में अगर हम कुछ भी नहीं लिख के रियल, तो बाय डिफॉल्ट कितना सैंपल आ रहा है, 5 कहाँ आ रहा है, फंस गए ना यहीं पे, कितना आ रहा है, 1। वेरी गुड। अब इसमें 5 बोलोगे तो 5 आएगा, और ये हर बार चेंज होता रहता है। देखिए कौन से सैंपल उठाया, 82, 15, 43, 57, 11, दोबारा रन किया, अलग है, क्योंकि सैंपल का मतलब क्या है, सैंपल। और सैंपल कहीं के भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे बीच के, कहीं के भी। इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारे डेटा का बीच का बिहेवियर कैसा है, कहीं 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 पे नल या नल वैल्यू तो नहीं है। ये क्लियर है भाई, कुछ पूछना है बस इसमें, सैंपल हमारे पास आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, डेटा रीड करना, डेटा का शेप चेक करना, डेटा का हेड चेक करना, डेटा का सारे कॉलम को सेट कर देना, टेल चेक करना, डेटा का सैंपल चेक करना। क्या मैं स्टेप 1.6 में, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मेरे पास इसमें पूरे में कितने एलिमेंट है, डीएफ का साइज, साइज का मतलब क्या होता है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम। तो यहाँ पर ये साइज आ गया, इतने नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास है। ये क्लियर है, ठीक है। गाइस, इसके बाद आपका टास्क होता है कि चलो ये तो डेटा का ओवरव्यू मिला, ठीक है। अब इस ओवरव्यू के बाद अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं मेरे मेमोरी में कितना कंजप्शन ले रहा है, तो उसके लिए हमने एक मॉड्यूल पढ़ा था, याद है आपको, याद करिए, याद आ रहा होगा, सिस करके पढ़ा था नंपी के अंदर में। सिस डॉट हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, गेट साइज ऑफ, क्या आता है मुर्जा भाई, और यहाँ पर किसको पास करा दिया, डीएफ को। तो ये हमें बता देगा कि इस डेटा फ्रेम का साइज कितना, मेमोरी में कितना साइज ले रहा है, इतने बाइट्स का साइज ले रहा है यहाँ पर। ये कोई डाउट तो नहीं, इससे एक आइडिया मिल जाता है। ये चीज हमें इन्फो के अंदर। अब एक और मेरा मेथड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर 1.8। हाँ, एक और हमारे पास आ जाता है 1.8। 1.8 में यहाँ पर हम बोलते हैं कि डीएफ का इन्फो बताओ, इसके अंदर वो सारी इन्फो लिखी रहती है। अगर हमें यहाँ पर बाइट्स ये कंफर्म करना है कि ये कितना साइज ले रहा है, वो नीचे लिखा होगा। इन्फो का मतलब क्या है कि हर एक कॉलम को उठाएगा, उस कॉलम में कितने वैल्यूज थे, नॉन नल, नॉन नल का मतलब फील्ड वैल्यू, वो बताएगा, और हर कॉलम का डेटा टाइप बताएगा। डेटा टाइप पढ़ा है सीक्वल में, एक्सेल में पढ़ा है, पावर बीआई में भी पढ़ा है, पाइथन में भी पढ़ा है, और पांडास में भी आ रहा है। जैसे ही मैंने df.info रन किया, देखिए क्या बताना चाह रहा है कि ये एक पांडास के अंदर ये एक डेटा फ्रेम है। इंडेक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट, टोटल कितनी एंट्रीज हैं, पहले इंडेक्स की एंट्री, लास्ट इंडेक्स की एंट्री, टोटल कॉलम, पहला कॉलम, कितने नॉन नल वैल्यू, मतलब कोई भी नल नहीं है,
कॉलम डेटा टाइप 64 का मतलब जानते हैं, मैक्सिमम कंटेनर, ये पढ़ा था ना। दूसरा डेटा टाइप कितने नॉन नल। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर काइंड ऑफ स्ट्रिंग के बेस पर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तीसरा डेटा टाइप डेट एंड टाइम, सही है ना। चौथा डेट एंड टाइम, पांचवा ऑब्जेक्ट, छठा ऑब्जेक्ट, सातवां आठवां ये, 10 तक क्या है ऑब्जेक्ट, 11वां पोस्टल कोड, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट क्या आ जाओ सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट डिस्काउंट। क्या है यहाँ पर ये सारे फ्लोट 64। आगे क्या बताता है कि टोटल कितने, डेट एंड टाइम वाले कितने हैं 2, फ्लोट वाले कितने हैं, इंटीजर वाले कितने हैं, ऑब्जेक्ट, इन सब का सम कितना आएगा 21। वेरी गुड। और मेमोरी कितना लिया है, कितने एमबी के साथ आसपास लिया है, सही है भाई, बस क्लियर है ना। तो इस चीज को यहाँ पर ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। क्या नाम था इस मेथड का, इन्फो। इन्फो क्या बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल, है ना, डेटा फ्रेम के बारे में बताता है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सारे काम की इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर आपको इंडिविजुअली खाली इंडेक्स ही जानना है तो स्टेप 1.9 जिसमें आप बोल सकते हैं डीएफ का क्या बता दो भाई मुझे। अगर जब भी रियल ऐसा आंसर है रेंज लिखा हुआ आ जाए, इट मींस इसमें कोई भी इंडेक्स मिस नहीं है। बात इसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ था और एंड किस पे हुआ है, 3 पे हुआ है, 4 पे नहीं। एक पहले रुकता है ना रेंज में। और अगर रेंज लिखा हुआ ना है, लिस्ट बनी हुई आ जाए, लिस्ट बनी हुई आ जाए, इसका मतलब रेंज सीक्वेंस में नहीं है। क्या है, रेंज सीक्वेंस में नहीं। अरे बात क्लियर है ना, गुड, ठीक है। स्टेप 1.10 110 हो गया, इतना कहां से कर लिया हमने, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या किया बताइए जरा, नहीं रिवर्स जा रहे हो, स्टार्टिंग से बताओ। डेटा रीड, वेरी गुड। शेप चेक किया, शेप से क्या पता लगा, रोज और कॉलम, देन हेड चेक किया, टेल चेक किया, सैंपल चेक किया, वेरी गुड, साइज चेक किया, सेट भी कराया कॉलम को, और इंफॉर्मेशन चेक किया, कॉलम्स भी बीच में चेक किए थे, साइज ऑफ भी चेक किया था, इंडेक्स भी हमने चेक किया था। और यही सारा जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं यार, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम अपने डेटा को अभी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि डेटा कैसा है। अभी तक हम डेटा के इंडेप्थ में नहीं गए, अभी डेटा की ऊपर से बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमने एक ओवरऑल आइडिया तो ले लिया, बट एक चीज यहाँ मिस है, क्या कोई मेरे डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू तो नहीं है भाई। हेड में 5 देख पाए, टेल में 5 देख पाए, सैंपल में 8-10 बार चला करके चलो 50 देख लिया, बट क्या 9000 के 9000 देख लिया आपने, नहीं, कुछ तो छूट गए होंगे। तो क्या हमें मिसिंग वैल्यूज यहाँ पर चेक नहीं करना चाहिए कि हमारे कहीं डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, यस या नो। तो उसको चेक करने के लिए 3 तरीके, 3 नहीं 2 तरीके। पहला तरीका है जिसे हम बोलते हैं इफ एनए। क्या बोलते हैं, इफ एनए का मतलब होता है क्या कहीं पर नल है, अगर एकांश कहीं पर नल है तो वहां ट्रू लिखा होगा, सब में क्या लिखा है। लेकिन इफ एनए के बाद यहां पर ना आप इसे बोल देते हैं अगर कहीं पर भी ट्रू है तो ट्रू को अर्थमेटिकली क्या बोला जाता है 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी ट्रू लिखा होगा तो वो सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे। तो सम होने पर अगर कहीं पर भी कुछ इंटीजर लिखा गया इट मींस उस कॉलम में क्या था, और अगर 0 लिखा है इट मींस उस कॉलम में नल नहीं था। जैसे ही रन करेंगे सब में क्या आ रहा है, इधर 17 के 17 कॉलम में क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, नल नहीं है। तो क्या एक अच्छा डेटा एनालिस्ट वो है जिसको पहले से क्लीन डेटा मिले भाई अब्बा, यस सर, अनक्लीन डेटा, क्योंकि डायग्राम हमने यहाँ पर क्या देखा था, इधर ये ऐसे ऐसे फैला रहता है। देखो उससे कितना पता करते, 40 कॉलम होते तो हर एक में पढ़ना पड़ता कि कितने नॉन नल है, कितने नॉन नल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बोटानिकल जाना है तो 2 तरीके से आप मुझे रास्ता बताओगे कि आगे से जाकर के राइट ले लेना फिर लेफ्ट ले लेना या जो भी है। दूसरे तरीके से बता सकते हो आगे से राइट मत लेना, ठीक है, फिर उसके आगे जाना फिर उधर लेफ्ट मत लेना। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पता तो यहाँ पर भी लग रहा है ये रहा, बट हर बार 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 देखना पड़ रहा है कि इसमें 9994 ही नॉन नल है ना, इसमें 9999 ही नॉन नल है ना। और इसके अलावा अगर इसमें 0 को छोड़ करके कहीं पर भी कुछ भी नंबर दिख गया
इसका मतलब क्या है, वहां पर नल है, वो अलग से ही दिख जाएगा ना हमें। तो ये वाला ज्यादा बेटर तरीका या ये वाला, पता तो इससे भी लग रहा है आपको, बेटर तरीका कौन सा है? यार व्हाट्सएप कॉल में म्यूट नहीं हो पाता ना। हाँ सही बोला था भाई, अभी पता लगा मुझे। ठीक है, मैं खाली लॉक बटन दबाता हूँ और म्यूट नहीं होता रहता। अच्छा, इसका वॉल्यूम डाउन सेटिंग होता है इसका, और वॉल्यूम अप से उठ जाएगा। हाँ करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ df डॉट इज आने से क्या हुआ भाई रियल, नल पता लगे नहीं, ट्रू फॉल्स लिखा था बस, और ट्रू फॉल्स का सम किया मतलब सारे ट्रू ऐड हो गए, और ट्रू ऐड होने के बाद भी अगर जीरो आ रहा है इट मींस नल नहीं है। सिंस हेंस, ऐसे कह सकता हूं, क्योंकि सारे के सारे जीरो है, इसीलिए इस डेटा में नल वैल्यूज नहीं है। और आपका डेटा एनालिसिस का मतलब यहाँ पर आपको डिसीजन भी देना होता है और इनसाइट भी देना होता है और एक ओवरव्यू बताना होता है कि आप इस स्टेप से जानना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, कहता है ना उसमें, तो वही है कहना क्या चाह रहे हैं, हम इससे ये कहना चाह रहे हैं। अगला स्टेप, दूसरे तरीके से नल कैसे चेक करें, df डॉट इज नल, क्या नाम है इसका, इज नल को भी रन करेंगे तो भी ये क्या बता रहा है, ट्रू फॉल्स, और अगर कहीं पर भी ट्रू हुआ सम करेंगे तो नंबर आ जाएगा, इसमें भी नल वैल्यू नहीं है। इस तरीके से हम पता करते हैं कि क्या हमारे डेटा में नल है या नल नहीं है। अब अगर डेटा में नल होता, इफ यहां पर हमारे पास क्या होता, नल होता, तो नल को क्या किया जाए, नल को फिर ट्रीट किया जाता है, और नल को ट्रीट करने के तीन तरीके। पहला तरीका क्या है, उस नल को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करो, डोमेन नॉलेज से। और डोमेन नॉलेज में भी क्या हो सकता है, आप जीरो लिख दो, या मीन वैल्यू से फिल कर दो, या अरे मीन वही हो गया ना, या मीडियन से फिल कर दो, या मोड वैल्यू से फिल कर दो, या आपका कोई मन कर रहा है अदर उससे फिल कर दो, लेकिन मन नहीं चलेगा, मन में भी क्या चाहिए होगा, डोमेन नॉलेज। जैसे मैंने कहा बीपी का डेटा मिस है, तो किसी का नॉर्मल बीपी क्या होता है, जीरो थोड़ा ना लिख देंगे, 120 60 ऐसे ही होता है, तो अदर आया ना वहां पर, तो वहां पर क्या लिखा हमने, अदर को एज ए नल ट्रीट किया। कब यहाँ पर ये यूज करेंगे, है ना, यहाँ पर ये रिप्लेस कराने के लिए। यही चीज हम करा सकते हैं क्या, फिल, वही रिप्लेस हो गया, इसी को क्या बोला, रिप्लेस या फिल कराना। दूसरा क्या है यहाँ पर, नल को क्या कर देना भाई, एकांश। रिमूव का मतलब क्या है कि जहां जहां नल है उसे हटा देना। तो नल रो में भी हो सकता है, नल कॉलम में भी हो सकता है। तो अगर रो में नल है तो वो रो रिमूव हो जाएगी, और अगर कॉलम में नल है तो वो कॉलम क्या किया जाएगा। लेकिन अगर कॉलम रिमूव कर रहे हो तो डेटा बहुत ज्यादा तेजी से लॉस होगा भाई। अगर मान लेते हैं 21 कॉलम है, 21 में से हर कॉलम में 4-5 नल है, तो अगर हर कॉलम में नल है और आप नल के चक्कर में कॉलम हटा रहे हैं तो फिर कॉलम ही कहां बचे, क्यों भाई रियल, समझ रहे हैं ना। तो उस केस में क्या हटाना वैलिड होता, रोज को हटाना वैलिड होता, और कॉलम कब हटाएंगे, हाँ वेरी गुड, पूरा कॉलम नल हो या मैक्सिमम डेटा क्या उसमें नल हो। क्या मैं बोल सकता हूँ किसी कॉलम में 90% डेटा क्या है, नल है, तो उस कॉलम को क्यों रख रहे हैं भाई, उस कॉलम को क्या करो, हटा दो। सही है ये बात, ठीक है गुड। तीसरा केस क्या होता है, अगर नल है तो तीसरा क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, तीसरा क्या होता है इग्नोर करना। और अभी हमारे पास नल नहीं है तो भी हम क्या करके चलेंगे, इग्नोर करके। लेकिन इग्नोर रिकमेंडेड नहीं होता, इग्नोर तब होता है जब आप टेम्परेरी एनालिसिस कर रहे हैं, फाइनल परमानेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस केस में या तो रिप्लेस होगा या रिमूव होगा। इग्नोर कब होगा, टेम्परेरी भाई, जैसे अभी मुझे कुछ भी नहीं चेंज करना, अभी इग्नोर करो, आगे देखेंगे क्या करना है। तो उस केस में नल वैल्यू चेक करने के बावजूद भी हम क्या करके आगे बढ़ जाएंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या पूछ रहे थे भाई, रिप्लेस और कुछ पूछ रहे थे ना आप?
रिप्लेस और रिमूव दोनों देखेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास 9000 डेटा में से एक ही रो है जो कि नल थी, तो उसको मैं फिल करने में दिमाग क्यों लगाऊं? उसको इग्नोर नहीं, रिमूव होगा वो। या फिर सर कहीं होता है कि प्राइमरी की भी होती है और इंडेक्स भी आ जाता है, तो हाँ, रिमूव कर देते हैं। नहीं, वो तो कॉलम रिमूव हो गया ना, वो तो कॉलम रिमूव हो गया। कॉलम रिमूव नहीं, हम ये नल की बात कर रहे हैं, है ना? ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये कब है? जब इफ नल का केस होगा। क्या यहाँ पर नल है अभी कोई? मुर्जा भाई, कोई नल है इसमें? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहे हैं ना भाई? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना हमने। वो नहीं है भाई, प्रियांशु कह रहा था ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, है? ठीक है। अच्छा, व्हाट इन केस अगर हमारे पास नल नहीं है? नल नहीं है तो क्या? इग्नोर क्यों करें फिर जब नल नहीं है तो? आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के बाद यहां पर क्या आता है? स्टेप नंबर 1.11, आगे बढ़ो और यहां पर स्टार्ट हो जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सबसे पहले डेटा का स्टेट्स समझना। स्टेट्स मतलब हर कॉलम कैसा है, उसके लिए या तो एक एक कॉलम मंगाओ, लूप चलाओ, या पांडास ने फंक्शन दिया क्या, डीएफ को क्या करा दो, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब करने से पहले हम एक यहां पर काम करेंगे। चलो ये काम आगे कर लेते हैं। ये जो डिस्क्राइब है ना, ये खाली आपका न्यूमेरिकल और डेट डेटा पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट किस पे काम करता है? न्यूमेरिकल और डेट डेटा पे। तो देखिए, सबसे पहले रो आईडी न्यूमेरिकल उठाया, कोई काम का नहीं है। ऑर्डर डेट क्या उठाया? डेट। तो ये इससे दो फायदा होता है। यहां पर देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, काउंट। काउंट मतलब कितना डेटा है। सब में अगर 99999994 लिखा हुआ, इट मींस कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है। यहां से भी ये बात पता लगती है। रो आईडी किसी काम का नहीं है, तो इग्नोर करो फिलहाल। अभी मिनिमम रो आईडी 1 है, चलो इसे हटाओ, यहां पर आ जाओ। सबसे छोटा डेट क्या है? सबसे मिनिमम डेट क्या है? 3/1/2014 YYMMDD होता है, ध्यान रखना, यूनिवर्सल फॉर्मेट YYMMDD। और सबसे मैक्सिमम डेट क्या है? 30/12/2017। सही है। शिप डेट को भी हटा दो यहां पर, इस पर पोस्टल कोड को भी हटा दो, सेल्स पर आ जाओ। सेल्स में सबसे मिनिमम सेल्स कितना है? $0.4। मैक्सिमम सेल्स कितना है? $22,000। अब ध्यान से देखना, टोटल डेटा कितना मौजूद है इसमें? एवरेज सेल्स कितना है? हाँ, इसके लिए पावर यूआई में डेक्स लिखा, एक्सेल में फंक्शन चलाया, सीक्वल में फंक्शन चलाया, बट यहां पर क्या किया? एक ही बार में आंसर आ गया। सही है ना? डिस्क्राइब में मिनिमम पता लग गया, मैक्सिमम पता लग गया, एवरेज पता लग गया। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बताना चाहेगा आप में से? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, मतलब अपने डेटा से कितना दूर है? डेटा नहीं, थोड़ा सा 60% करेक्ट है, थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब आंसर से कितना डेविएट है? हेलो नवीन जी, कैसे हैं? अच्छा अच्छा, बढ़िया। मैं ये कह रहा था, अभी मैं थोड़ा 10-15 मिनट क्लास में था, अभी आप पे टाइम रहेगा? 15 मिनट बाद फ्री रहेंगे आप? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ना 15 मिनट यानी 3:15 के आसपास तक कॉल करता हूँ, या 3:30 तक, ठीक है ना? आराम से, ठीक। ओके ओके, ठीक। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ रहा था, बताओ। आंसर से डेविएट, आंसर नहीं, फिर गलत हो गया। मेरा डेटा मीन से कितना डेविएटेड है? मीन मतलब एवरेज वैल्यू। अब थोड़ी देर के लिए इसको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप समझ जाओगे, और हमेशा यही एग्जांपल याद रखना। आप एक स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं, आपका काम है क्लाइंट को स्टॉक सजेस्ट करना कि आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मुर्जा भाई, आप क्लाइंट को वो स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो डेली के 40-50% या तो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, या वो स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो डेली का 2 से 3% अप होता है या डाउन हो सकता है? बताओ। इन्वेस्टमेंट वाला क्लाइंट है, बताओ। एकांश, क्वेश्चन समझ में आया? क्या हो आप? स्टॉक एनालिस्ट हो, ठीक है। आप क्लाइंट को कौन सा स्टॉक सजेस्ट करोगे जो 50% एक दिन के अंदर में कभी अप चले जाता है या कभी 50% डाउन चले जाता है? ये वाला बताओगे क्लाइंट को कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, या क्लाइंट को ये वाला बताओगे जो 5% या 3% अप जा सकता है और 3% क्या जा सकता है? क्या जा सकता है? डाउन जा सकता है।
क्लाइंट को कौन सा बताओगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्यों? क्यों? रिस्क कम है, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो किसी डेटा का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, इट मींस ये अपने मीन से बहुत ज्यादा दूर है। और कोई अगर मीन से बहुत ज्यादा दूर है तो वो उतना तेजी से बदल भी सकता है। डेटा कैसा होना चाहिए? मीन के पास होना चाहिए, ठीक है, मीन के क्या होना चाहिए? पास। और मीन से जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होगा, आपके डेटा में फ्लक्चुएशन आने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। ये बात क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि हाउ मच स्टैंडर्ड डेटा इज डेविएटेड फ्रॉम योर मीन डेटा। मीन की वैल्यू कितनी है? 229। और हर डेटा या तो 623 प्लस हो जाता है या 623 माइनस हो जाता है। तो अगर माइनस हो जाता है तो सेल्स जीरो भी तो हो जाएगी। अगर क्लाइंट का पैसा 50% से तेजी से बढ़ रहा है तो मजा आएगा, बट अगर वही गिरना स्टार्ट हो गया 50% तेजी से तो है खत्म हो जाएगा ना बहुत तेजी से पैसा। भाई 100 करोड़ का अगले दिन ही 50 करोड़, अगले दिन 25, अगले दिन 12.5, फिर 6, 3, उसके बाद 1.5, 75 लाख, फिर वही खत्म। उसके बाद फिर तो 8-10 दिन में ही पैसा क्या हो जाएगा क्लाइंट का? खत्म। तो आपको रिस्क देख करके चलना है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि डेटा मीन से कितना डेविएटेड है। क्लियर है? बाकी बच गए आपके ये 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इन 3 पॉइंट का आगे टॉपिक आएगा जिसमें हम आउटलायर्स डिटेक्शन पढ़ते हैं, तब वहां पर इसका डिस्कशन होगा। शॉर्ट में बता देता हूं, इसे बोलते हैं 25th परसेंटाइल डेटा, फिर दूसरा क्या है 50 परसेंटाइल डेटा, और तीसरा क्या है 75th परसेंटाइल डेटा। इसे शॉर्ट में ऐसे पढ़िए कि 25% डेटा का सेल्स बस 17 तक ही था। कैसे पढ़ूंगा अगला आप पढ़ के बताओगे। 25 ओवरऑल 25% डेटा, बट बस कितना सेल्स कर पाया? 17 तक। ओवरऑल 50% डेटा कितना सेल्स कर पाया? बस। और ओवरऑल 75% डेटा कितना सेल्स कर पाया? बस। तो ज्यादातर 75% डेटा, जितने भी डेटा है 9000 में से, वो मैक्सिमम कितना सेल्स कर पाते हैं? बस 209 के आसपास कर पाते हैं। अगर ये समझ में आया तो बताओ भाई। अब बस इन तीनों का मतलब बताओ। 25%, 50% और 75%, ये क्या बताना चाह रहा है? मतलब ये कि 25% डेटा कितना प्रॉफिट कर पा रहा है। दोबारा बताओ। ओवरऑल जितना भी डेटा है, उस पूरे डेटा में जितना भी डेटा है उसका 25% डेटा बस $1 का प्रॉफिट बना पाता है। 50% डेटा $8.5 का प्रॉफिट बना पाता है, और 75% डेटा $29 का ही प्रॉफिट बना पाता है। अब मैक्सिमम आपने 8000 का बना लिया, उसका मैं अचार डालूं क्या? मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, उसका मैं क्या करूं भाई? आपका ज्यादातर डेटा तो कितना प्रॉफिट बना पा रहा है? बस 75% डेटा $29 का प्रॉफिट। और किसी ने अचानक से कितना बना लिया, उसका क्या करें? वो तो आउटलायर्स कहलाता है। आउटलायर्स का मतलब वो एनोमलीज है, वो अचानक से हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि 75% एक्सपेक्टेड कितना है? बस 30 के रेंज में अनएक्सपेक्टेड है वो प्रॉफिट। समझे? इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डीएफ डॉट डिस्क्राइब का क्या मतलब है? मेरे डेटा को क्या करो? डिस्क्राइब। और ये बाय डिफॉल्ट किसका स्टेट्स देता है? इंटीजर यानी नंबर डेटा का। किसका देता है? नंबर डेटा का और डेट डेटा का। लेकिन ये एक डेटा का नहीं दे रहा है, विच इज ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट मतलब टेक्सुअल डेटा नहीं दे रहा है ना। तो इसी डिस्क्राइब को आप यहाँ पर रन करोगे और यहाँ पर बोलोगे स्टेप 1.12, जिसके अंदर डीएफ डॉट डिस्क्राइब, और इसके अंदर बोलोगे कि अब हमें इंक्लूड के अंदर यहाँ पर हमें लिख देना है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब अब किसका बताएगा? जो कॉलम टेक्सुअल कॉलम थे। क्या यही टेक्सुअल कॉलम थे? ऑर्डर आईडी, शिप मोड। अब जरा बताइए टोटल कितने तरीके के शिप मोड है? यूनिक बता रहा है। कितने तरीके के शिप मोड है भाई? दिख नहीं रहा? अरे स्क्रीन में भी तो कनेक्टेड हो आप, नहीं कनेक्टेड हो? 4 तरीके के। कितने तरीके के शिप मोड है भाई? 4 तरीके के शिप मोड है। टॉप कौन सा है? टोटल कितना डेटा है? सबसे ज्यादा वो जो टॉप किया वो कितनी बार रिपीटेड है? हाँ, ये बताना चाह रहा है। तो क्या डीएफ डॉट डिस्क्राइब यही सब हमें सीक्वल में बनाना पड़ता था, व्यूज बनाने पड़ते थे, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते थे। पांडास तुरंत करके दे देता है ना? ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तुरंत करके देता है। अब ये क्या बताना चाह रहा है बताओ जरा, अगर ये समझ गए तो। कस्टमर आईडी वाला बताइए।
आप भी कनेक्ट कर लो ना, ग्रुप में नहीं हो क्या? 9994 टोटल कस्टमर्स हैं, उसमें 793 ही यूनिक हैं, बाकी रिपीटेड हैं। हाँ सबसे ज्यादा वो है ये है, अरे ये देखो ये कितना बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। ये कोई WB नाम का कस्टमर है, ये 37 बार आ चुका है हमारे डेटा में। इट मींस ये बहुत ही ज्यादा कोई प्रीमियम कस्टमर होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, नाम भी तो लिखा है भाई। नहीं 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 नहीं, हाँ यही है। कौन है? विलियम ब्राउन। विलियम ब्राउन है। कितनी बार है ये? 37 बार आया है ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अगला कौन सा डेटा? कंज्यूमर सेगमेंट सबसे ज्यादा रिपीटेड है, 5000 बार रिपीटेड है वही। और टोटल कितने तरीके के सेगमेंट है? 3। कंट्री तो यूएसए है, यूएसए का ही डेटा है तो यूएसए होगा। सिटी 531 यूनिक है। न्यूयॉर्क कितनी बार? वेरी गुड। स्टेट 49 यूनिक है। टोटल 999 डेटा। और 2001 बार क्या आया? कैलिफोर्निया। 9000 10,000 में से 2000 डेटा तो किसका है? एकमात्र। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10,000 2000 यानी 20% डेटा अकेले किसका है? तो अंदाजा अगर मारे तो बोल सकते हैं 20% सेल्स तो ऑन एन एवरेज कहीं से आ जा रहा है। डेटा की बात, अभी सेल्स पे नहीं मारा हमने, डेटा के बेस पे कह रहे हैं। रीजन सबसे ज्यादा, वेरी गुड। प्रोडक्ट आईडी हमें नहीं पता ये कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, बाद में पता लगेगा। कैटेगरी, हाँ सबसे ज्यादा है। सब कैटेगरी बाइंडर्स। और प्रोडक्ट नेम स्टेपल एनवेलप सबसे ज्यादा रिपीट हुआ यहाँ पर हमारे पास। इंक्लूड ऑब्जेक्ट, सही है ना गाइस? अगर आप यहाँ पर स्टेप 1.13 आपने कहा सर डिस्क्राइब करो बट 2 पार्ट में नहीं, एक ही बार में करो, तो यहाँ पर गाइस आप क्या लिख देंगे? ऑल। ऑल का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल भी और टेक्सचुअल भी। बट हम ये ऑल इतने नहीं लिखते ना क्योंकि ये बहुत बड़ा आ जाता है, टाइम उतना ही लगेगा पढ़ने में। नहीं नैन का मतलब है, देखो ना भाई, कस्टमर आईडी का मीन थोड़ी ना निकल सकता है। कस्टमर नेम का एवरेज नेम बताओ। हमारे क्लास में इतने बंदे हैं, अभी बताओ एवरेज नेम क्या है आप सबका? बताओ भाई। अब्बास, अंकित, विनय, एकांश, ज्ञान, इन सब का एवरेज नेम बताओ क्या निकला? एवरेज नेम निकल सकता है क्या? तो तभी क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल डेटा के पार्ट है ना ये सब, टेक्सचुअल डेटा के पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है सारा नैन। अब ये तब आप यूज करेंगे जब आप समझ गए कि ऑल का मतलब ये है कि एक ही बार में सारा आ जाएगा। बट हम 2 पार्ट में इसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अलग हो जाता है न्यूमेरिकल पे और ऑब्जेक्ट पे अलग हो जाता है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसी पे मिलेगी। फिर भी अगर मन कर रहा है तो ऑल यूज करके करो, आगे बढ़ो। कोई डाउट इसमें? नो। गाइस हमने क्या सीखा यहाँ पर? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। एक बार में हमने सारे स्टेट्स यहाँ पर कॉल कर लिया। अब इसके बाद एक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है विच इज कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसे? ध्यान से पढ़ना, ठीक है? इतना इजी टॉपिक है। आप बस यहाँ पर लिखते हैं df.core। कोर का मतलब कोरिलेशन। कोरिलेशन 3 तरीके के कोरिलेशन होते हैं। इसे रन करने से पहले, अब ये बताऊंगा क्या एरर है, पहले यहाँ रन करने से पहले यहाँ पर 3 तरीके से कोरिलेशन पढ़ते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरा होता है यहाँ पर न्यूट्रल यानी नो कोरिलेशन। समझ में आया? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है एकांश एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ना। उसे क्या बोला गया? प्रोजेक्टर ज्यादा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा बढ़ेगा। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है? ये बात क्लियर है? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। जितना ज्यादा रेस दबाऊंगा उतना ज्यादा गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। पॉजिटिव है या नेगेटिव? बताओ भाई। पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आ जाते हैं नेगेटिव पर। जितना ज्यादा सोओगे उतना बॉडी है, उतना बॉडी पे अफेक्ट होगा। जितना ज्यादा सोओगे उतना कम मार्क्स आ पाएंगे। जितना ज्यादा सोओगे उतना कम आप जो है वो क्या एक्सप्लोर कर पाओगे। एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? ब्रेक दबाने पर स्पीड, ब्रेक पे प्रेशर बढ़ा रहे हो और स्पीड क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। वो कैसा कोरिलेशन है?
नेगेटिव, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक है यहाँ पर तीसरा नो कोरिलेशन। ठीक है, हम यहाँ 10 घंटा भी पढ़ ले, लाइट जाएगी या नहीं जाएगी इसका कोई लेना देना है क्या इससे? नहीं। हमारे यहाँ पढ़ने से प्लेन की स्पीड का कोई लेना देना है अभी, कि अगर हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो इतने प्लेन उड़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं तो इंडिया में इतने प्लेन उड़ते हैं, कोई है कोरिलेशन? तो इसको क्या बोला गया? डेटा एनालिसिस के फील्ड में और मशीन लर्निंग के फील्ड में आपको ये पहले ही पकड़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फीचर कॉलम एक दूसरे से कोरिलेटेड है और कौन सा फीचर और कॉलम एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। 3 तरीके के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन को माइनस साइन से, और नो कोरिलेशन को साइन लेस, 0 से वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच की होती है। किसके बीच की होती है? -1 to +1। -1 का क्या मतलब है? यहाँ पर -1 का क्या मतलब है? वेरी हाई कोरिलेशन। किस साइड में? नेगेटिव साइड में। एक के गिरने पर दूसरा बहुत तेजी से क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, +1 क्या है यहाँ पर? ये किस साइड में? पॉजिटिव साइड में। 0 का मतलब नो कोरिलेशन, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या बोलता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। बहुत हो गया, क्या बात कर रहे हो? अरे ये कोड तो रन करा दो भाई, df.code तो रन करा दो। ये कोड का रन हुआ, इस कोड को रन करने जा रहा था तो क्या एरर आ रहा था? क्योंकि यहाँ कोरिलेशन की बात हो रही है, और मुर्जा भाई ये हमेशा काम करना चाहिए किस पे? नंबर डेटा टाइप पे। और डीएफ पे चला रहे हैं, डीएफ में क्या है? टेक्सचुअल भी है, तो इसीलिए यहां पर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंक्लूड में। हमने क्या बोला? नंबर। कह रहा है इंक्लूड नाम से कोई मेथड नहीं है। 1 मिनट रुको, जरा देखने को किस नाम से मेथड है। फिर इंक्लूड नाम से नहीं है तो किस नाम से? हाँ, न्यूमेरिकल इज इक्वल्स टू बताना हमें। तो यहाँ पर यहाँ बोलना है हमें न्यूमेरिकल इज इक्वल्स टू ट्रू कर देना है। क्या कर देना है? न्यूमेरिकल इज इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब किसका दिखाए? खाली न्यूमेरिकल का दिखाए। आगे आपके सामने आंसर। अब ध्यान से पढ़ना, इस डायगोनल वैल्यू को नहीं पढ़ते, डायगोनल को, क्योंकि खुद का खुद से कोरिलेशन क्या होता है? सेम होता है। भाई आपका आपसे कोरिलेशन क्या होगा? हमेशा 100% होगा। तो रो आईडी का रो आईडी से 1, पोस्टल कोड का पोस्टल कोड से 1, सेल्स का सेल्स से 1, क्वांटिटी का क्वांटिटी से 1, डिस्काउंट का डिस्काउंट से 1, प्रॉफिट का प्रॉफिट से 1। तो खुद का खुद से नहीं पढ़ते। बस 2 मिनट फिर ये क्लोज करते टॉपिक। अब खुद का खुद से नहीं पढ़ते तो इसमें ना रो आईडी और पोस्टल कोड काम के नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पर किसको रखना चाहते हैं? बस बताओ किसको रखना चाहते हैं? सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट को। रियल यहाँ ध्यान से देखिए, किसको रखना चाहते हैं? बस इसमें सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट। तो इसके बगल में 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, अभी फिलहाल के लिए लगाओ। ये क्यों लगाते हैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सेल्स लिखो इसके बगल में, उसके बगल में क्या लिखो? यहाँ पर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्लाइसिंग टेक्निक है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कौन सा डेटा मंगाओ? बस यही 4 डेटा मंगाओ, डिस्काउंट और चौथा क्या हमारे पास? प्रॉफिट। और ये रन करो। अब किसका कोरिलेशन है? बस उन्हीं 4 का है। इससे हाँ 2D डेटा वो आएंगे, वो 2D है, 1D पे जाना है। हाँ सीरीज है इसीलिए, राइट। ठीक है, अब जरा यहाँ पर पढ़िए, और इन दोनों को नहीं पढ़ना आपको। सेल्स और किसको पढ़ना है? बस क्वांटिटी को। ठीक है, ये एक काम करते हैं, ये हटाइए। ये अभी बस मैं अपने लिए लिख रहा हूं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आ गया यहाँ पर? ठीक है, सेल्स का, क्योंकि वहां पर रो आईडी और वो नहीं हमें चाहिए था, ये हम आगे सीखेंगे मैंने आईलॉग क्या यूज किया था। ठीक है, खुद का खुद से कोरिलेशन क्या होता है? 100, उसे हटाओ। अब बाकी को पढ़ो। सेल्स का क्वांटिटी से कैसा कोरिलेशन है? या तो ऐसे पढ़ो, या क्वांटिटी का सेल्स से कोरिलेशन कैसा? ऐसे पढ़ो। दोनों में से कोई भी पढ़ लो।
कैसा है, और 0.2, इट मींस 1 के तरफ उतना नहीं है। 0.9 होता तो क्या होता, हाई कोरिलेशन है, मतलब सेल्स और क्वांटिटी का कोरिलेशन है बट 20% के आसपास ही है। सेल्स अगर 1% 100% से बढ़ता है तो क्वांटिटी बस 20% से ग्रोथ है। वेरी गुड। सेल्स का डिस्काउंट से क्या कोरिलेशन है, नहीं नेगेटिव है भाई, कुछ भी कहा नहीं है, देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है कि अगर सेल्स बढ़ता है तो डिस्काउंट कम करना होता है आपको, तभी तो सेल्स बढ़ेगा ना भाई। डिस्काउंट या बढ़ाओगे जो भी है, एक के बढ़ाने पर दूसरा क्या होता है, कम करना पड़ेगा तभी। ये देखो हमें जो काम की चीज चाहिए थी वो ये है, सेल्स और प्रॉफिट का कोरिलेशन कैसा है, प्लस का 50 नहीं 47 या 48% बोल दो, 48% है, मतलब सेल्स अगर 100% से बढ़ता है तो प्रॉफिट 48-50% से बढ़ जाता है। और ऐसा ही तो हमें डेटा चाहिए क्या, कि सेल्स के बढ़ने पर क्या बढ़े भाई पास, प्रॉफिट बढ़े। अगर ये नेगेटिव होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, सेल्स के बढ़ने पर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इट मींस बहुत बेकार डेटा है हमारा। इसको या तो ऐसे पढ़ो, सेल्स के बढ़ने पर प्रॉफिट 47% से बढ़ता है, या प्रॉफिट के बढ़ने पर सेल्स 47% से बढ़ता है, इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। ये क्लियर है ना, इसी डेटा को बोला जाता है कोरिलेशन एनालिसिस, और इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच की हो सकती है। आज हमने बेसिक ईडीए परफॉर्म करना सीखा, ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका और एडवांस देखेंगे, देन इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास क्लियर है भाई, अटेंडेंस लगवा के जाना अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।